हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूंगा कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई जो है बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं आज के टॉपिक में, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश स्पेशल की पीडीएफ आपको मिलेगी, ग्रुप में ही मिलेगी। कम्युनिटी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उस कम्युनिटी में आपको उत्तर प्रदेश विशेष राज्य की पीडीएफ जो मैं है उसको मैं दे दूंगा। और आज के बाद में ये जो टॉपिक है, आज तक की जो भी मैंने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ मैं बना करके दे दूंगा। और उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की जो स्पेशल यूपी स्पेशल के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है तो उसको आप देखिएगा और लोगों के साथ में साझा करिएगा। तीसरी बात ये है कि जो आपकी ज्योग्राफी की क्लास है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की फर्स्ट जो क्लास है उसको मैंने कल अपलोड किया और उसको उस क्लास को अलग ही रखना है आपको, और उसके लिए अलग से नोट्स बनाएंगे आप लोग, तो उसमें अलग से हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर हमारी आज की उत्तर प्रदेश राज्य विशेष जो क्लास है आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल चल रही है, इस क्लास में आज में हम क्या देखने वाले हैं। इस क्लास में सबसे पहले आज हम देखेंगे कि प्रमुख पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं और उन पर्यटन स्थलों में कहाँ कहाँ पर उनका स्थान कहाँ पर है और किसका है। मस्जिद है, मतलब मस्जिद है या महल है या क्या है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो आज की क्लास और बैंकिंग से संबंधित कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आपको हम देंगे यहाँ पर। और उत्तर प्रदेश में पत्र एवं पत्रिकाएं, कुछ पत्र हैं, प्रमुख पत्र जो निकाले जाते हैं। अभी एक हाल में क्वेश्चन आया था, गोरखपुर जो प्रिंटिंग प्रेस है उससे क्वेश्चन आया था। तो जो क्वेश्चन बन जाते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन मतलब उठा लिया जाता है कभी कभी। तो ये आपका कुछ भी छूटने ना पाए इसलिए मैंने आज की क्लास यहाँ मतलब पेश करी। और ये आज की क्लास के बाद में आपकी जो कल से क्लास होगी उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में होगी। और हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? उत्तर प्रदेश का इतिहास और एंशिएंट हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक, तो आज जब हम बात करेंगे तो आज बात करने वाले हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जो पत्र हैं, कुछ पत्र और पत्रिकाएं, सॉरी कुछ प्रमुख ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य के विशेष बारे में चल रहा है। तो प्रमुख हेडिंग आप लोग डाल लेंगे, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल। प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल, एवं पर्यटन स्थल। तो पर्यटन स्थलों में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं हमारे और कहाँ कहाँ पर ये हमारे प्रमुख रूप से मुख्य रूप से अवस्थित हैं, तो इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि मतलब जो पर्यटन स्थल हैं इनको प्रमुख ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश में या देश में स्तर पर क्यों घोषित किया जाता है या क्यों किया जाता है। बात यह है कि हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वजों ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने, नवाबों ने कई सारे प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का निर्माण किया और उस विश्व या अपनी धरोहर को, उसके संरक्षण के लिए हमारी सरकार ने कई सारे कदम उठाए। और उनको संरक्षित करने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे पूर्वज कैसे थे, कैसे रहते थे, उसको याद करने के लिए, उसको दिखाने के लिए ये यहाँ पर संरक्षित किए जाते हैं। मेन बात ये होती है कि जब हम इन चीज़ों को देखने जाते हैं, पहुंचते हैं, तो पर्यटन के रूप में पर्यटन का विकास होता है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था भी मतलब मूव करती है, पर्यटन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। यहाँ पर जब पर्यटन से हमें मतलब हमारी सरकार को कमाई होती है, उसका धन भी मिलता है, तब उसका पैसा मिलता है, वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है पर्यटन से ही। तो इसलिए भी इनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो काफी सारी चीजें मतलब उसके पीछे कई सारे मतलब पहलू उससे जुड़े हुए हैं। इसलिए पर्यटन स्थलों का विकास, उनका संरक्षण, उनको अलग से सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो इसलिए आप जानेंगे यहाँ पर कि मतलब हमारे यहाँ पर कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लाते हैं हम अकबर को।
अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? तो अकबर का मकबरा आपका कहाँ पर अवस्थित है? सिकंदरा में। ठीक है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में अवस्थित है। और ये कहाँ पर है आपका मकबरा? अकबर का जो है सिकंदरा में है, सिकंदरा। और सिकंदरा जो स्थान है यह है आपके आगरा जिले में। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अकबर का जो मकबरा है, अकबर की मृत्यु हुई उनकी। ठीक, अकबर की मृत्यु होने के बाद में जहांगीर शासक बना होगा, ठीक, उसका बेटा। उसके बाद में शाहजहां शासक बना होगा। तो जो अकबर की मृत्यु हुई, अकबर की मृत्यु होने के बाद में उसका मकबरा मतलब बनवाया गया। तो ये कहाँ पर बनवाया गया? सिकंदरा, आगरा में। ठीक है, तो जो अगला है हमारा एतमाद उद दौला का मकबरा। एतमाद उद दौला का मकबरा, एतमाद, एतमाद लिखेंगे आप, एतमाद उद दौला, एतमाद उद दौला। एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ पर है? ये आपका भी कहाँ पर है? आगरा में ही एतमाद उद दौला का मकबरा भी अवस्थित है। ये भी आपका कहाँ पर है? आगरा में। उसका कारण है कि एतमाद उद दौला का मकबरा जो बनवाया गया था यहीं पर। और आप देखेंगे यहीं पर क्या है आगरा में? लाल किला। लाल किला वैसे आप जानते हैं कि दिल्ली में है, लेकिन लाल किला अकबर के द्वारा जो बनवाया गया था वो भी यहीं पर अवस्थित है। कहाँ पर? आगरा में। तो लाल किला कहाँ पर है? एक आगरा में भी लाल किला आपका अवस्थित है। क्योंकि उसका कारण यह है कि जो आगरा आगरा का लाल किला है ना, उसके विषय में जो अकबर से जुड़े जुड़े हुए कई सारे फैक्ट हैं वो जुड़े हुए हैं। सिया संत नूरुल्लाह काजी की जो मजार है, सिया संत, एक सिया संत हुए हैं, ये पेपर में आया तो नहीं है। सिया संत नूरुल्लाह, नया फैक्ट है ना, नूरुल्लाह काजी की मजार, जो काजी की मजार है ना वो कहाँ पर अवस्थित है? ये भी आपकी कहाँ पर है? आगरा में अवस्थित है। तो ये जो फैक्ट है नया फैक्ट है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कब क्या पता कौन सा पेपर में क्या पूछ लिया जाए आप अब तो नहीं जानते। क्योंकि अनस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा एग्जाम में हो गई है, तो उसको आप मतलब रिजर्व नहीं कर सकते कि हाँ इसको पूछा जा सकता है या नहीं। तो इसलिए आपको याद रख लेना चाहिए और ध्यान रख लेना चाहिए इन चीजों को। अब हम देखते हैं कि हमारे अकबर के द्वारा और कौन कौन सी चीजें मतलब बनवाई गई। एक तो आपने सुना ही होगा बुलंद दरवाजा। ठीक है, बुलंद दरवाजा तो आपने सुना ही होगा। तो बुलंद दरवाजा जो है आपका वो है आपका फतेहपुर सीकरी में। और ये किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी, ये तो आपको पता होगा। अकबर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। एक और है यहीं पर बीरबल महल। बीरबल अकबर के जो रहे हैं नौ रत्नों में से एक बीरबल महल। बीरबल के लिए महल एक बना था। और बीरबल महल कहाँ पर अवस्थित है? बीरबल महल भी आपका अवस्थित है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी आपको दिखाई दे रहा है ये सब। और ये जो फतेहपुर सीकरी वाला स्थान है ये आपका कहाँ पर अवस्थित है? बीरबल महल फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। उसका कारण यह है कि जो अकबर ने कई सारे जो स्थानों को नाम दिया ना, और स्थानों पर कई सारे महल बनवाए ना, उसके लिए अकबर काफी सारी चीजों के लिए जाना जाता है। जो शेख सलीम चिश्ती हुए थे, शेख सलीम चिश्ती, आपको बता दूं उसके पीछे का इतिहास क्या है। शेख सलीम चिश्ती, सॉरी शेख सलीम
चिश्ती। देखिए, शेख सलीम चिश्ती एक संत हैं और शेख सलीम चिश्ती के नाम पर मतलब उसका अकबर ने अपने बेटे जहांगीर का नाम सलीम रखा था, इन्हीं इन्हीं शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। और ये जो शेख सलीम चिश्ती हैं, जो इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर अवस्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये इंपॉर्टेंट है। इनका मकबरा कहाँ पर है, तो ये भी आपका है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है ये भी अवस्थित है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। इसको आप नोट कर लेंगे फटाफट से और हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रमुख ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों में आप देख पा रहे हैं एतमादुद्दौला का मकबरा और लाल किला आगरा का, सियासून संत नूरुल्लाह की मजार, और आपने बुलंद दरवाजा देख लिया फतेहपुर सीकरी में। ऊपर के सभी आगरा में थे। बीरबल महल फतेहपुर सीकरी देख लिया। और शेख सलीम चिश्ती, जो कि इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ये जरूरी है, ये आपने देखा कि कहाँ पर अवस्थित है, ये भी अवस्थित है आपका फतेहपुर सीकरी में। आपका आता है अगला जोधाबाई महल। जोधाबाई महल, जोधाबाई महल ये कहां पर है आपका, ये भी आपका है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में ही है जोधाबाई महल। एक और महल है जिसको कहते हैं मरियम महल। मरियम महल, मरियम महल भी आपका फतेहपुर सीकरी में ही है। इतने चीजें मैंने आपको बता दी कि फतेहपुर सीकरी में क्या है और कहां कहां पर क्या अवस्थित है। देखिए, आगरा और फतेहपुर सीकरी तो आपके पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए, मरियम महल हो गया आपका, अकबर का मकबरा हो गया और सिकंदरा में, और एतमादुद्दौला का मकबरा हो गया। और चीजें जो आपकी चल रही हैं, इनसे संबंधित जो फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, वो आपको याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं फैक्ट जो है पूछ लिए जाते हैं। देखिए, आप जानते होंगे कि आगरा में ही, देखो बताने की जरूरत नहीं है, आपका आगरा में ही क्या है, आगरा में ही आपका जो सबसे देश की विश्व विरासत धरोहर है, क्या अवस्थित है, आगरा में ही आपका ताजमहल अवस्थित है। तो ताजमहल इसलिए मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आप वो तो सबको पता ही है, और ताजमहल कहाँ अवस्थित है ये क्वेश्चन आना संभव तो नहीं है पेपर में, तो ये तो सब आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो आगरा में है ताजमहल। ठीक, तो आप बात कर लेंगे यहाँ पर कि जो शाहनजाफ, इसको कहते हैं शाहनजाफ, लेकिन इसको कहते हैं मुख्य रूप से इसको जानते हैं इमाम बाड़ा के नाम से। शाहनजाफ इमाम बाड़ा, या इसको बड़ा इमाम बाड़ा कह लीजिए। इमाम बाड़ा ये आपका कहाँ पर अवस्थित है, राजधानी जो है आपकी, राजधानी क्षेत्र वो लखनऊ में है। जो शाहनजाफ है आपका इमाम बाड़ा, तो इमाम बाड़ा आपका कहाँ पर अवस्थित है, ये राजधानी क्षेत्र लखनऊ में। मैंने आपको बताया कि ये अवस्थित है आपका लखनऊ में, क्योंकि राजधानी जो आपकी लखनऊ है वो इम्पोर्टेंट इसलिए मार्क कीजिएगा क्योंकि अभी हाल ही में आपका जो SCR क्षेत्र घोषित हुआ है वो मैंने आपको बताया है, और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से रीजन है, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, उनके विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। और ये वाला करंट अफेयर इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, 100/100% मिलेगा। और शाहनजाफ इमामबाड़ा आपने देख लिया कहाँ पर है आपका, लखनऊ में ही। यहीं पर आपका, यहीं पर मतलब इमामबाड़ा के पास ही में आपका क्या है, रूमी दरवाजा है, रूमी दरवाजा। तो रूमी दरवाजा मार्क करिएगा, रूमी दरवाजा कहाँ पर अवस्थित है, रूमी दरवाजा आपका क्या है, लखनऊ में ही है, और ये राजधानी क्षेत्र लखनऊ में ही अवस्थित है। यहीं पर आपका दिख जाएगा घंटाघर, वहीं पड़ोस में है। ठीक है,
तो यहीं पर आपको मिलेगा, अंबेडकर पार्क मिलेगा, जनेश्वर पार्क यहीं पर मिलेगा, और कई सारे पार्क यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लखनऊ में ही। ठीक है, एक है आपका मोती महल, मोती महल भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। कहाँ पर? लखनऊ में आपके मोती महल है। ठीक, तो ये भी आपका कहाँ पर है? लखनऊ में, मोती महल लखनऊ। और इसी के साथ में एक लास्ट फैक्ट नोट करिएगा, अटाला मस्जिद। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, अटाला मस्जिद कहाँ पर है। ठीक है, तो इसको मार्क करना जरूरी है। मस्जिद, अटाला मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है? और ये अवस्थित है आपकी, ये अवस्थित है आपकी अटाला मस्जिद जो है जौनपुर में। जौना खां के द्वारा जौनपुर बसाया गया, और ये अटाला मस्जिद जौनपुर में अवस्थित है। ठीक है, तो इतने जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी आपने कंप्लीट कर ली होगी। और जौनपुर, हाँ, अटाला मस्जिद जौनपुर, तो जौनपुर में ही मतलब ये आपके अटाला मस्जिद अवस्थित है। और इसके बारे में जानकारियां, अटाला मस्जिद के बारे में एक आध फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, क्योंकि इसको जो ये देखिए, अभी आपकी सांस्कृतिक विरासत और कला वाले जो पोर्शन है वो वाला अभी आपने विस्तार से नहीं पढ़ा है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये कहाँ अवस्थित है इनकी, इसलिए मैं इनको आपको दिखा रहा हूँ। बस इतना आपको पता चल जाए कि हाँ कौन सी चीजें कहाँ पर अवस्थित हैं। ठीक है, तो आगे नोट करिएगा कि प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पर अवस्थित हैं। मैंने बताया आपको जोधाबाई महल कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी। मरियम महल फतेहपुर सीकरी। शाहन जो आपका जो इमाम बाड़ा है वो लखनऊ में अवस्थित है आपका, ये भी मैंने आपको बता दिया। और मैंने बताया रूमी दरवाजा, ये भी आपका कहाँ पर है? लखनऊ में। आपका मोती महल, ये भी आपका कहाँ पर है? लखनऊ में। और आपकी अटाला मस्जिद, ये इंपॉर्टेंट बात करेगा क्योंकि ये आ चुका है क्वेश्चन में और सॉरी पेपर में, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए अटाला मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है। अब बात करते हैं प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाओं की। प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएं, कौन कौन से पत्र हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य में कौन कौन से संस्थान है उनके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएं, ध्यान रखिएगा इनको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गोरखपुर प्रिंटिंग प्रेस से पूछा जा चुका है। पत्र एवं पत्रिकाएं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएं, इनको हम जब देखते हैं कि प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएं कौन कौन से हैं आपके, तो इनमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के द्वारा कुछ पत्र निकाले जाते हैं, उन पर पहले हम बात करेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान के द्वारा पहली बार देखते हैं कि उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान के द्वारा यहाँ पर 2 पत्र निकाले जाते हैं। और उर्दू संस्थान के द्वारा यहाँ पर 2 पत्र निकाले जाते हैं। उनका देखिए, सबसे पहले बात यह है कि उर्दू संस्थान है, ये आपका उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान भी है आपका। उर्दू को जो राज्य की द्वितीय लैंग्वेज आपको घोषित किया गया था, उसको देखिए यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान द्वारा एक पत्र प्रकाशित किया जाता है जिसका नाम है आपका खबरनामा। और ये खबरनामा जो पत्र है ये आपका कौन सा है? मासिक पत्र। मासिक पत्र, ये भी याद रखना है आपको कि ये मासिक है या त्रैमासिक पत्र है। देखिए, पूछा तो हो सकता है ना जाए कि ये मासिक है या त्रैमासिक है, त्रैमासिक है, लेकिन आपको ये याद रखना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो सेकंड यहाँ पर आप याद रखेंगे कि अकादमी एक यहाँ पर पत्र है जो कि उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है, अकादमी। और ये आपका पत्र जो है त्रैमासिक है। क्या है? त्रैमासिक, मतलब 3 महीनों में प्रकाशित किया जाने वाला आपका पत्र है। ठीक है, तो एक हो गया आपका खबरनामा, दूसरा हो गया आपका अकादमी। और ये दोनों ही जो पत्र हैं उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान के द्वारा आपको प्रकाशित किए जाते हैं। अब ध्यान देते हैं कि मतलब उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसमें सूचना विभाग है आपका। उत्तर प्रदेश राज्य में सूचना विभाग है,
उसकी अपनी कई सारी पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं और अलग अलग पत्रिकाओं के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि उसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की अलग अलग जो उत्तर प्रदेश राज्य सूचना का जो मतलब संस्थान है, उसकी जो पत्रिकाएं हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। राज्य सूचना विभाग की, देखिए उत्तर प्रदेश राज्य है जो उत्तर प्रदेश राज्य सूचना विभाग की साहित्यिक पत्रिका है। देखिए अभी मैं सभी तरह की आपको बताऊंगा साहित्यिक पत्रिका। देखिए ये जो पत्रिका है ना उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की सूचना विभाग के द्वारा साहित्यिक पत्रिका एक निकाली जाती है। इसका नाम ही है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के नाम से इसको निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश ये साहित्यिक पत्रिका है, इसके नाम से ही इसको निकाला जाता है। इसका कारण ये है कि ये भी मासिक पत्रिका, इसको नोट करिएगा, ये भी है आपकी मासिक पत्रिका, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राज्य सूचना विभाग की साहित्यिक पत्रिका है ये, इसको निकाला जाता है और इसका नाम ही है उत्तर प्रदेश, साहित्यिक पत्रिका उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर राज्य सूचना आयोग के द्वारा ही निकाली जाने वाली एक अन्य पत्रिका जिसका नाम है विकास, राज्य सूचना विभाग की विकास परक। राज्य सूचना विभाग की साहित्यिक देख लिया आपने, राज्य सूचना विभाग की आप देखेंगे कि विकास परक पत्रिका कौन है, विभाग की विकास परक पत्रिका। विकास परक पत्रिका कौन सी है, ये है आपकी उत्तर प्रदेश संदेश। उत्तर प्रदेश संदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश संदेश यहाँ पर आपकी क्या है, राज्य की विकास परक पत्रिका है। उसका कारण ये है कि ये भी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश संदेश भी आपकी क्या है, मासिक पत्रिका है, इसको भी आप नोट कर लेंगे, मासिक पत्रिका। देखिए उत्तर प्रदेश संदेश क्या है, विकास परक पत्रिका है और उत्तर प्रदेश, केवल उत्तर प्रदेश क्या है आपकी साहित्यिक पत्रिका है। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। उत्तर प्रदेश संदेश आता है, उत्तर प्रदेश संदेश लेकर के आता है विकास का संदेश लेकर के कौन आएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख पाएंगे उसको कि उत्तर प्रदेश का संदेश लेकर के आता है किसका, विकास का संदेश लेकर के आता है उत्तर प्रदेश। देखिए राज्य सूचना विभाग के द्वारा जारी की जाने वाली एक अन्य राज्य सूचना विभाग की उर्दू अदब पत्रिका, नया लग रहा है ना आपको, अदब पत्रिका। तो ये राज्य सूचना विभाग की ही उर्दू अदब पत्रिका है आपकी नया दौर। क्या है, नया दौर, ये पत्रिका का नाम है। क्या है, नया दौर, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे, दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है। तो नया दौर जो आपकी पत्रिका है ये भी आपकी मासिक पत्रिका है और उसमें जब हम देखते हैं कि नया दौर में, इसको आप लिख लीजिए कि आपकी नया दौर भी एक क्या है, मासिक पत्रिका है, ठीक। तो नया दौर आपका हो गया राज्य सूचना विभाग की उर्दू अदब पत्रिका के रूप में, और उत्तर प्रदेश संदेश हो गई आपकी विकास परक, और उत्तर प्रदेश हो गई आपकी साहित्यिक पत्रिका। तीनों को याद रखना है, ध्यान से रखना है। देखो इसमें है कुछ नहीं, राज्य सूचना विभाग की साहित्यिक में उत्तर प्रदेश मासिक, देखो मासिक तो तीनों हैं, लेकिन विकास परक कौन संदेश लेकर के आएगा, संदेश लेकर के विकास परक संदेश उत्तर प्रदेश के लिए लेकर के कौन आएगा, आपकी आएगा उत्तर प्रदेश संदेश। नया दौर कैसे आएगा, उर्दू अदब पत्रिका के रूप में नया दौर लेकर के आएगी, ठीक है। उर्दू अदब पत्रिका नया दौर लेकर के आएगी, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ भी बना सकते हैं और याद रखने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये पत्रिकाएं पूछी जा सकती हैं किसी भी एग्जाम में।
जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है उसमें भी, और उत्तर प्रदेश से जो रिलेटेड नहीं है वहां भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए एक यहाँ पर अगर आ जाए, देखिए अगला नोट कराते हैं आगे, इसको आपने नोट कर लिया होगा। और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख धार्मिक पत्रिका प्रकाशन का जो प्रमुख है, एक प्रकाशन है गोरखपुर प्रिंटिंग प्रेस, उसके द्वारा एक धार्मिक पत्रिका निकाली जाती है, उसका नाम क्या है? तो बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा, गोरखपुर प्रिंटिंग प्रेस अवार्ड मिला था गोरखपुर प्रिंटिंग प्रेस को। प्रिंटिंग प्रेस याद नहीं आ रहा अभी कौन सा। देखिए गोरखपुर प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा धार्मिक पत्रिका एक निकाली जाती है, और प्रेस द्वारा प्रकाशित आपकी धार्मिक पत्रिका कौन सी है? देखिए धार्मिक पत्रिका का मतलब होता है धर्म से रिलेटेड पत्रिका होगी ये, और ये है आपकी, इसका नाम है आपका कल्याण। ये कल्याण पत्रिका है। ये कल्याण पत्रिका उत्तर प्रदेश की गोरखपुर प्रिंटिंग प्रेस द्वारा निकाली जाती है, क्योंकि ये बहुत ही पहले से निकाली जाती है, लगभग 1926 से इसको निकाला जा रहा है, मतलब प्रकाशित किया जा रहा है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात करिएगा कि मतलब उत्तर प्रदेश का जो प्रिंटिंग प्रेस है, उत्तर प्रदेश का प्रिंटिंग प्रेस गोरखपुर प्रिंटिंग प्रेस, यहाँ से निकाली जाने वाली धार्मिक पत्रिका है आपकी कल्याण, जो कि वर्ष 1926 से यहाँ पर निकाली जा रही है। ठीक है, आपकी एक और लिखिएगा कवि वचन सुधा, ये भी आपकी कैसी है? मासिक पत्रिका है, और ये मासिक पत्रिका, ठीक है मासिक है। कवि वचन सुधा जो आपकी है मासिक पत्रिका है, और मासिक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी? ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी में मुख्यतः उनके आगे भारतेंदु युग और भारतेंदु पश्चात, भारतेंदु पूर्व, उनके आगे पीछे, मतलब उनके नाम के आगे पीछे युग चले हैं। तो ऐसे मतलब महान भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था, और ये आपकी जो प्रकाशित होती थी लगभग 1867 के आसपास। कब? 1867 में इसको प्रकाशित किया जाता था, क्योंकि ये जो पत्रिका है, इसको आप कंफर्म करिएगा कि मतलब कब है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मतलब इसको प्रकाशित किया, और प्रकाशित करने के बाद में इसके अंग्रेजों का शासन था उस समय। अंग्रेजों के शासन के समय मतलब लोग काफी प्रताड़ना झेल रहे थे, देश गरीबी की पता नहीं कितनी मतलब मतलब कई सारी चीजों से गुजर रहा था। देश में खाने पीने की चीजें नहीं थी, साल दर साल अकाल आए जा रहे थे। तो उस समय हमारे हिंदी विभाग के बहुत से कवियों और लेखकों ने इस पर लिखा, तो उन्हीं में से एक है कवि वचन सुधा, जो कि आपकी महीने में मासिक पत्रिका होती थी, उसको प्रकाशित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, देखो मैंने बताया था आपको उर्दू संस्थान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा भी कुछ पत्रिकाएं यहाँ पर प्रकाशित की जाती हैं। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। जिस भाषा में हम आपको पढ़ा रहे हैं वही है आपकी हिंदी भाषा, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा कौन सी पत्रिकाएं यहाँ पर प्रकाशित की जाती हैं? तो ये दो पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, जिनका नाम है बालवाड़ी और भारती साहित्य। देखिए बालवाड़ी जो पत्रिका है आपकी, बालवाड़ी, ठीक, और दूसरी पत्रिका है आपकी भारतीय साहित्य भारती। एक है आपकी बालवाड़ी पत्रिका,
दूसरी आपकी यहाँ पर पत्रिका कौन सी है, इसका नाम है साहित्य भारती। दो पत्रिकाएं यहाँ पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा निकाली जाती हैं, क्योंकि इन पत्रिकाओं को देखिए उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान द्वारा मैंने बताया आपको दो पत्रिकाएं, ठीक है, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा ही, दोनों ही संस्थान चाहे उर्दू वाला हो चाहे हिंदी वाला हो, दोनों ही, एक तो खबरनामा आपकी थी उसकी और अकादमी, दोनों पत्रिका उर्दू संस्थान द्वारा, और यहाँ पर बालवाणी और साहित्य भारती दोनों पत्रिकाएं यहाँ पर निकाली जाती हैं। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जा चुका है पेपर में, ये मैंने आपको पहले लिखवा दिया था। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम हिंदी अखबार, ये आपको मैंने पिछले फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जब दी थी वो नोट करवा दिया था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम हिंदी अखबार आपको दिख रहा है या नहीं, मैं चेक कर लो एक बार। हाँ दिख रहा है। तो ये था आपका बनारस अखबार, और बनारस अखबार कब निकाला गया था, बनारस अखबार निकाला गया था आपका 1845 में, 1845 में। तो बनारस अखबार उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम हिंदी अखबार था। और यहीं पर एक क्वेश्चन और नोट करिएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था, उत्तर प्रदेश राज्य का ही प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था, प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था। तो ये था आपका सरदल अखबार। सरदल अखबार 1846 में, पहली बार 1845 में इसको लिखिए सरदल अखबार, सरदल अखबार। तो ये सरदल हो गया अखबार आपका उर्दू का प्रथम अखबार, ये आपका प्रकाशित किया गया था कब, 1846 में। उसका कारण है ये कि 1845 और 1846 में दो अखबारों को मतलब प्रकाशित किया गया था। तो सरदल अखबार हो गया आपका गोरखपुर प्रिंटिंग प्रेस से प्रकाशित धार्मिक पत्रिका कल्याण हो गई आपकी। नीचे अगर दिख नहीं रहा तो आप इसको नोट कर लेंगे, हम ऊपर लिख देंगे आपको, ठीक है। हिंदी संस्थान द्वारा प्रकाशित जो पत्रिकाएं हैं बालवाड़ी और आपकी और कवि वचन सुधा, प्रथम अखबार बनारस अखबार हो गया आपका 1845 में, और राज्य का हिंदी अखबार और राज्य का उर्दू प्रथम अखबार आपका कौन सा है, सरदल अखबार। इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, सरदल उर्दू अखबार, सरदल अखबार, और इसको आपको प्रकाशित किया गया था 1846 में, ठीक। तो आप इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे कुछ बैंकिंग संस्थान हैं, बैंकिंग संस्थानों के बारे में कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा कि प्रमुख बैंकिंग संस्थान कुल कितने हैं, कार्यालय कितने हैं। तो बैंकिंग के बारे में जानते हैं, बैंकिंग से संबंधित जो फैक्ट हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए बैंकिंग में सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है, बैंक के प्रमुख कार्यालय कितने हैं, बैंकिंग क्षेत्र में बैंकों के प्रमुख कार्यालय कितने हैं कुल उत्तर प्रदेश में, और उनकी संख्या है आपकी यहाँ पर राज्य में बैंकिंग कार्यालयों की संख्या कितनी है, कार्यालयों की संख्या कुल कितनी है, तो संख्या कुल कितनी है, कुल है यहाँ पर 17,686, कितनी है 17,686 बैंकिंग कार्यालय हैं। उसका कारण ये है कि बैंकिंग कार्यालय आपके एक बैंक के कई कार्यालय होते हैं। तो कितने हैं कुल बैंकिंग कार्यालय कितने हैं यहाँ पर 17,686, और प्रति बैंक जनसंख्या कितनी है, प्रति बैंक जो जनसंख्या है, एक जैसे एक बैंकिंग कार्यालय है प्रति बैंक
प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या यहाँ पर लगभग आपकी 13,000 कितनी है? एक बैंकिंग कार्यालय पर आपकी संख्या है कितनी? 13,000 के करीब। तो 13,000 लोग एक बैंकिंग कार्यालय में एक साथ में काम देखेंगे और अपना मतलब वहां से जो भी बैंकिंग सिस्टम का कार्य है उसको पूरा करेंगे। लगभग यहाँ पर कितनी संख्या है आपकी? 13,000। यहाँ पर जो आपकी प्रति व्यक्ति जमा धनराशि है ना बैंकों में, प्रति व्यक्ति बैंकों में जमा धनराशि कितनी है? प्रति एक व्यक्ति की बैंकों में लगभग यहाँ पर प्रति व्यक्ति बैंकों में जमा धनराशि कितनी है? बैंकों में जमा धनराशि ये है आपकी लगभग 50,737 रुपए के करीब। कितनी है? 50,737 रुपए के करीब यहाँ पर एक व्यक्ति की, यहाँ पर प्रति व्यक्ति की धनराशि जमा है। एक व्यक्ति की लगभग एवरेज बताया जाता है ये कि मतलब पूरी जनसंख्या को लेकर के और कार्यालयों को लेकर के जोड़ करके बताया जाता है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य में जिला सहकारी बैंकें कितनी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में जिला सहकारी बैंकें कितनी हैं? राज्य में जिला सहकारी बैंक कुल कितने हैं? तो यहाँ पर इनकी संख्या लगभग 50 के करीब है। तो 50 जो इनकी संख्या, देखिए ये जो डाटा है आपका 2022 के अनुसार है, इसको आप देख लीजिएगा और आपको अपडेट करना पड़ेगा। और सहकारी जो जिला सहकारी कुल हैं कितने हैं आपकी? 50 इनकी संख्या है। जिला सहकारी कुल बैंकों की संख्या आपकी कितनी है? 50। तो आज की जो क्लास है कैसी लगी आप सभी को आप बता देंगे इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ठीक लगी, अच्छी लगी। और उसके बाद में आज की क्लास के बाद में आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो एक दृष्टि में टॉपिक था, पहली बार उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में लगभग 9-10 क्लासें हैं इसमें। तो ये आपका फाइनल होता है, फुल एंड फाइनल। अगर इसमें कहीं पर भी जगह हो, कहीं पर भी कुछ भी अगर आपको पता ना हो, ये इंफॉर्मेशन सर छूट गई है, ये चीजें रह गई हैं, ये पढ़ा दीजिए, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में नीचे पिन कर देंगे और उसको हम देख लेंगे कि हाँ क्या चीजें छूट गई हैं, क्या रह गया, क्या खोया, क्या पाया, आपको सब पता चल जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे बताएंगे। और कल से यहाँ पर स्टार्ट होगा उत्तर प्रदेश का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। हम कल से यहाँ पर जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में क्या कुछ खोया पाया हमने और हमारे पूर्वजों ने कैसे कैसे उत्तर प्रदेश का विकास और यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी तकनीकी के दौर में वर्तमान की दुनिया में हम कैसे जीने लगे, कैसे पता चला कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। ठीक है, तो कल से पढ़ेंगे इतिहास। और आज की क्लास यहाँ पर क्या होगी? एंड होगी। और आज तक की जो क्लासें मैंने ली हैं वो आप बताएंगे, आपने नोट्स बनाया होगा, मैं भी अपना नोट शेयर करूंगा कैसे, मतलब उसमें A4 साइज में आपको दूंगा और उसको आप नोट करिएगा, देखिएगा और पढ़िएगा। इच्छा हो तो आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं, A4 साइज में मैं दूंगा, उसको प्रिंट करवा भी सकते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी का नमस्कार।